नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं biforeprint.in। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिफोर प्रिंट के संपादक शैलेंद्र दीक्षित जी और सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेड़ियां जो है लगभग बज चुकी है। 2 से 4 दिनों का बस देर है, उसके बाद चुनाव आयोग कोई बड़ी घोषणा कर सकता है और चुनाव से रिलेटेड सभी जानकारियां आप लोगों के बीच में होंगी। लेकिन इस दौरान जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह अपनी गतिविधियों में जुट चुकी हैं। नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है, लोगों के बीच जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे ऐसे नेता भी मैदान में जा रहे हैं जो विधायक तो बन गए थे लेकिन सालों साल जनता के बीच कभी दिखे ही नहीं। अब ऐसे नेताओं का खोज खबर जनता अच्छे से ले रही है। तो हम इसी पर आज बात करने बैठे हैं अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ और हम जानेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या बन रही हैं और जनता का मूड क्यों बदल रहा है। सबसे पहले शैलेंद्र सर, ये हम जानना चाहेंगे कि जो पब्लिक के बीच अभी नेताओं का जाना हो रहा है, स्वागत नहीं हो रहा है, बदले में बेइज्जती अलग से हो रही है। देखो रंजीत, परिस्थितियां बदल रही हैं, परिदृश्य बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जी, वो बहुत बेचैनी से लैस है जी। उसके अंदर धैर्य नहीं है और उसकी अपनी समस्याएं इतनी विकराल उसको दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जब कोई जनप्रतिनिधि या जिनसे उनको उम्मीद है जब वो लोग नहीं जाते हैं तो उनका आक्रोश होता है। अब कहने के लिए ये लोग कह दें कि हमारी विपक्षी पार्टी करा रही है या और लोग स्वार्थ वाले लोग करा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या आप इतने लंबे समय से इस चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, इतने चुनाव आप सब देखे हैं, तो इसमें लग रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेताओं की इस तरह से खोज खबर ले जा रही है? अब एक चीज पॉलिटिशियंस को समझनी पड़ेगी जी कि आपको काम करके देना होगा जी। अब वो जमाने चले गए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं, एक बार टहल गए और हमको वोट मिल गया। अब वो जमाने लद गए। ये चीज़ बिल्कुल समझ लेनी पड़ेगी। और जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, नई अभी तो पुरानी ही पीढ़ी चल रही, नई पीढ़ी की अभी एंट्री नहीं ठीक से हो पाई है जी। तो ये जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं, और इसमें देखिए हैं कौन लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनमें है कौन है जी। तो उसमें वही गांव का आदमी है, युवा है, उसमें यूथ है जी, जिनको कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना ने और संकट बढ़ा दिया है जी। आप कहीं चले जाइए, रोजगार की समस्या बड़ी जटिल है। दुकानों पे भी देख लीजिए कि खरीदने वालों के जो जरूरी सामान है कि आटा दाल लेना ही है, सब्जी लेनी ही है, वहीं तक सीमित है। अदरवाइज जो बहुत जरूरी है जी, उसी के लिए लोग वही परचेजिंग हो रही है। इस मुद्दे में हम हेमंत सर को भी जोड़ना चाहेंगे। सर, आपने कुछ लोगों की लिस्ट भी तैयार की है कि ऐसे कौन से विधायक या मंत्री हैं जिनके साथ यह सलूक किया जा रहा है, तो उन लोगों के जहाँ नाम भी बताएं और इसका कारण क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं, इन चीज़ों पर जहाँ प्रकाश डालें। देखिए, ये जो अभी बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं कि जो विधायक या मंत्री क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके साथ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, हल्ला हंगामा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों का आक्रोश सिर्फ प्रकट हो रहा है, बल्कि आप इसके पीछे के कारणों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो विरोध है, चाहे लोगों का जो गुस्सा है, वह एक तरह से पूरे सिस्टम के खिलाफ वो प्रकटीकरण हो रहा है। सिर्फ विधायक तो वहाँ एक तरह से नुमाइंदे के तौर पर हैं, सरकार के या सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर हैं, इस वजह से उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक सिस्टम के खिलाफ यह विरोध मैं देख रहा हूँ और इसीलिए आप देखेंगे जो लिस्ट हमने लगभग 9-10 लोगों की सूची हमारे पास में है जी। तो उसमें आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग, दोनों तरह के लोग हैं। विपक्ष के लोगों की संख्या कम है लेकिन दोनों तरह के लोग हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के बीच में जो गुस्सा है,
खासकर बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर। दो ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, जो अभी लोगों को किसी तमाम तरह के, गरीब अमीर सभी तरह के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। और इसको लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है और एक सिस्टम के खिलाफ ये लग रहा है कि लोग उतर रहे हैं। और जो प्रतिनिधि के तौर पर दिखते हैं वहाँ, जो असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शैलेश कुमार ये मंत्री हैं, प्रेम कुमार ये मंत्री हैं और पुराने नेता हैं, विजय कुमार सिन्हा ये भी मंत्री हैं और पुराने नेता हैं, महेश्वर हजारी ये भी मंत्री हैं, उमेश कुशवाहा ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं जेडीयू के, मनोज शर्मा ये भी सत्ता पक्ष के हैं, अवधेश सिंह ये भी सत्ता पक्ष के हैं, लाल बाबू राम और अबू दोजाना दो नाम ऐसे हैं जो आरजेडी के लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यह जो 9 लोगों की सूची हमने आपके सामने पढ़ी, मुझे लग रहा है खनन मंत्री को आपने छोड़ दिया है। हाँ, एक खनन मंत्री भी है, बृजकिशोर बिंद, हाँ, उनका नाम इस सूची में छूट गया हुआ था, तो उनको भी जोड़ लीजिए। तो 10 लोगों की सूची जो हमने आपके सामने रखी, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गुस्सा सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, यह सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। और खास करके ऐसे समय में बिहार में चुनाव होने जा रहा है जबकि कोरोना काल से पूरी दुनिया गुजर रही है, पूरा देश गुजर रहा है, बिहार भी उसमें है। और इस बिहार में जब कोरोना के चलते पूरे देश में तालाबंदी हुई और जो पलायन हुआ लोगों का, दूसरे राज्यों से बिहार के लोग आए, तो उसने एक बड़ा परिदृश्य सामने रखा कि 30-35 लाख लोग बिहार लौटे। सरकार के आंकड़े ये बता रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि बिहार से जो पलायन है रोजी रोटी के लिए, और जो लौट कर के लोग आए, तो एक तो बहुत सारे लोग फिर वापस भी जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस लगभग 6 महीने की अवधि में लोगों के सामने रोजी रोटी का जो संकट पैदा हुआ, इसने लोगों का आक्रोश सिस्टम के खिलाफ बढ़ाया है और उसी का यह प्रकटीकरण हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा और उसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं फैक्टर, वो फैक्टर ये नज़र आ रहा है। तो सर, इसमें शैलेंद्र सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें कुछ सर ने मंत्री के भी नाम लिए हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो बाहर गए, जनता ने उन्हें दुत्कारा, भगाया, चाहे गालियाँ दी। तो इसमें से प्रेम कुमार जैसे कृषि मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन इनका जो है अपनी सफाई देते फिर रहे हैं कि जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो राजद के नेता हैं। तो क्या ये जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं या अनजान बनना चाह रहे हैं? नहीं, ये अनजान ही बनना चाहते हैं जी। देखिए, जैसे अभी हेमंत जी ने कहा जो प्रवासी लौटे जी, हालांकि आज प्रवासी सब पे मुख्यमंत्री जी ने आपत्ति जताई कि प्रवासी न कहा जाए, देश है, लोग आते जाते हैं, खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन ये केवल बहानेबाजी है। बिल्कुल, बात यह है कि आज जनता देख रही, जो लोग लौटे, कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं काम के लिए, क्योंकि यहाँ काम नहीं मिल रहा जी। उनकी फैमिली तो यहाँ है ना, उनका परिवार तो यहाँ है ना, उन्होंने तो देखा है कि हमारे आदमी को कौन सी दुर्दशा से गुजरना पड़ा जी। तो वो आक्रोश तो होगा ही। लोग पैदल चले हैं और इस मामले में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि बिहार सरकार ने उस समय पे बड़ी उपेक्षापूर्ण रवैया था कि सरकार ने बहुत चाहा कि यहाँ कोई न लौटे, लेकिन लोग पैदल चल पड़े, हजारों किलोमीटर चले और मोस्टली उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमी थे जी। कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये भी था, लेकिन मूल रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश ही था, और पूर्वांचल यूपी में, तो वो भी इससे हिस्सा जुड़ा हुआ है बिहार से। तो ये आक्रोश है, कोई बहानेबाजी करके कि हमको विपक्ष ने दौड़ा लिया, हमको ये कर दिया, तो वहाँ विपक्ष वाले को भी तो दौड़ा रहे हैं लोग जी। बिल्कुल, विपक्ष वाले को भी दौड़ा रहे हैं। सीतामढ़ी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नाम नहीं, हाँ, अबू दोजाना, उनको, वो तो राजद के ही विधायक हैं, तो जब उनको भी तो दौड़ाया गया जी जी जी। तो अब ये आप एक फेंका फाकी कर लीजिए कि नहीं, जदयू वाले वो कहें कि जदयू वाले ने हमको भगवा दिया, और ये कहें कि उन्होंने भगवा दिया, आरजेडी वाले ने कर दिया, तो ये बात एक अनजान बनने की है। लेकिन अपने गिरेबान में झांकना होगा पॉलिटिशियंस को जी। जो हेमंत जी का मुद्दा है कि सिस्टम, वो सही बात है, जो नुमाइंदे हैं
वही सिस्टम के पार्ट हैं। वो भी तो पार्ट हैं। अगर आप सरकार, भले आप मंत्री नहीं है, विधायक ही हैं, तब भी तो आप पार्ट तो हैं उस पार्टी के, सरकार के पार्ट तो आप हैं। तो इसलिए आक्रोश जो है वो सही है। अब देखिए कि पुलों के बहने के एक सिलसिला आ रहा है। बिल्कुल जी, कि किशनगंज में कल या परसों, आज या कल में हुआ है, कनकई नदी पे पुल बह गया है। तो ये सब चीजें आ रही तो जनता देख रही है भाई। बिल्कुल, गोपालगंज में भी ऐसी, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, सच्चाई से मुंह नहीं छिपा सकते। जो स्कूलों की हालत है, जो परीक्षाओं की हालत है, कहीं स्कूल नहीं खुला, आप जबरदस्ती परीक्षा करा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि एक कोरोना पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज जोड़ना जिस चाहूंगा, तरीके से खुला है जी, ये मुझे तो अप्रत्याशित लगता है। बिल्कुल, कि इतना, मतलब वही टेम्पो में 4-4, 5-5, 10-10 सवारियां चल रही हैं, वो चल रही हैं। तो ये सब आपने जो प्रोटोकॉल या गाइडलाइन बनाया वो सिर्फ कागजों में है, वो कागजों में है, उसका उल्लंघन हो रहा है। और खाली अब गाड़ी वाला अगर मास्क नहीं लगाया है ड्राइवर, तो जरूर। कल मैं लौट रहा था वैशाली से, तो मैंने देखा कि वो बड़े गौर से, एक दो गाड़ियां मेरे आगे थी, वो नहीं लगाए थे। तो जब हमारी गाड़ी गुजरी तो बड़े गौर से वो देख रहे थे कि ये है कि नहीं है, और जो नहीं थे तो वो अपना ले दे के निकल जाएंगे। तो ये सिस्टम से काम नहीं चलेगा और आक्रोश तो झेलना पड़ेगा। इसमें सर एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल में भाजपा ने एक मिशन शुरू किया है, आत्मनिर्भर बिहार। लेकिन इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन पीरियड में आत्मनिर्भर लोगों की जो धज्जियां उड़ी हैं, जो बदहाली देखने को मिली है, जिनके अपने व्यवसाय थे वो ठप पड़ गए, जिनका कोचिंग संस्थान था वो बर्बाद हो गए, छोटे छोटे स्कूल वाले जो 150, 200, 250 बच्चों को पढ़ा रहे थे कम फीस में, वो तबाह हो गए। तो ये आत्मनिर्भर बिहार कहने वाली बात, तो ये कागज पे सही लगता है या धरातल पर भी सही बैठेगा? क्योंकि सरकार के पास कोई बैकअप प्लान तो इस लॉकडाउन में नहीं दिखा। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर बिहार की जो बात हो रही है वो मुझे लगता है कि एक स्लोगन भर है जी। क्योंकि एक तो आपके आत्मनिर्भर बिहार की बात, या आप लंबे समय से कह रहे थे कि बिहार में अब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट नहीं है जी। लेकिन कोरोना काल में जब तालाबंदी हुई पूरे देश में जी। जो लोग लौटे बाहर से, उसने आपके इस दावे को खारिज किया कि आपके यहाँ से लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी बाहर जाते हैं जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जी, उनका जो धंधा पानी था, चाहे रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हो, सब्जी बेचने वाले लोग हो, या सड़कों पर घूम करके अपना सामान बेचने वाले लोग हो, या स्कूल कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हो, ऐसे बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। तो आप इन लोगों के बारे में सोचने के बनिस्बत आप एक नया स्लोगन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बिहार। तो निश्चित रूप से इस पर सवाल उठ रहा है कि भाई आत्मनिर्भर बिहार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 15 सालों में बिहार को आपने कहाँ पहुँचाया जी, जो आज आप आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें सर एक चीज़ और हम ये कहना चाह रहे थे कि जो आत्मनिर्भर बिहार का जो नारा है, कहीं गुस्सा का वजह तो नहीं बन गया? क्योंकि जो कारण देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में जो लोग इतने बेरोजगार हो गए, उनके बैकअप प्लान के बारे में सरकार तो बिल्कुल नहीं सोची कि उनके लिए हम क्या मुहैया करा रहे हैं। घोषणा करने को मिला कि 20 लाख करोड़ का हम पैकेज जो भी दे रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर हम लोगों ने लोगों से बात की, उन्हें तो कहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर से कहीं ये नारा जो शुरू हो गया, ये भी तो कई युवाओं के बीच गुस्से का वजह तो नहीं? तो इसको आप जुमला मानिए ना जी। जब 15 लाख की बात आई थी कि अकाउंट्स में आएंगे, तो अंत में उसको भी जुमला कहा गया था। हाँ, बिल्कुल जुमला हो गया था जी। तो इसको जुमला मान के चलिए। हाँ। इसमें दिमाग लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। कहाँ से आत्मनिर्भर बिहार? जो सब बात कह रहे हैं, हेमंत जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि सब तो बिल्कुल परेशान। जो छोटे स्कूल वाले हैं, वो मतलब उनके जो अध्यापक थे छोटी सैलरी पाते थे, उनके घर में जाके आप देखिए क्या हो रहा है। चूंकि स्कूल संचालक को फीस नहीं मिल रही है, हाँ। तो वो सैलरी नहीं दे रहा है। अब ऑनलाइन की बात कर लीजिए आप, कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाँ, सही बात है, मोबाइल। और जिसके घर में है तो एक है, तो बच्चे को कहाँ मिलने वाला है? बिल्कुल सही बात।
अब तो जब पापा घर पे होंगे तब वो बात हो पाएगी। अरे अगर एक बड़ा, सर मैं आक्षेप कर रहा हूँ कि एक बड़ा तबका है जो सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन का कुछ मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, उनके बच्चे तो 6 महीने से घर बैठे हुए हैं, और उसमें से भी बड़ी संख्या में बच्चे बाल मजदूर अब हो गए हैं। हाँ। क्योंकि वो घर बैठे हुए थे और ऐसे तबके के बच्चे थे जिनके घर में रोज कमाने खाने वाली बात थी, तो जब बच्चे घर बैठ गए तो वो भी किसी काम में लग गए। बस। तो इसमें सर एक चीज़ देखा जाए, कुल मिलाकर हम लोग निष्कर्ष निकाले बातों का, तो ऐसे 3-4 मुद्दे जो इस बार चुनाव के लिए बहुत अहम होंगे, जिस पर नेताजी मार खा लेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे। देखिए, बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है जी बिल्कुल। लॉकडाउन से जो परेशानियां हुई वो भी एक मुद्दा है। भले नहीं लोग व्यक्त कर रहे हो, लेकिन मन में पीड़ा है, टीस है। बिल्कुल। महंगाई होगी, किसानों की जो दुर्दशा है वो है, जी। तो ये मुद्दे तो काम करेंगे। जी। और एक जो ये मतलब बहुत कभी कभी अफसोस भी होता है कि अब लालू जी के 15 साल को याद करने की क्या आवश्यकता है। एक पीढ़ी बड़ी हो गई है। जी। आप 30 साल पहले जा रहे हैं। 30 साल पहले जा रहे हैं। 30 साल पहले का हिसाब एक पीढ़ी बड़ी होके वो वोट देने जा रही है। तो अब हम उसको याद क्या करें कि वो विद्यालय बनाया तो उसमें भैंस चराने की व्यवस्था थी या उनके यहाँ ये होता था। जी। अगर उन्होंने किया तो वो भोग भी रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। जनता ने उनको ठिकाने भी लगा दिया, और इस निगेटिव प्रचार का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। रोज रोज उनका नाम लेने से तो आप उनकी पब्लिसिटी ही कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में उनको बनाए हुए हैं। जी। और क्यों, हमने क्या किया है हम ये क्यों नहीं बता रहे हैं। जी सही बात है भाई। आप जैसे सरकार कहती है कि हमने बिजली गांव-गांव पहुंचा दी, ठीक बात है, सही है, पहुंची भी है, वोल्टेज कम है, ठीक बात है, पहुंची है, लेकिन पहुंची है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है। लेकिन अब नल से पानी तो नहीं पहुंचा। जो बने भी वो टंकियां बनाई गई, कई जगह पर तो गिरने की खबर आई है। टंकियां गिर गई हैं कि नवादा ही या नालंदा की खबर कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी कि कुछ लोगों के ऊपर ही, या मुंगेर की थी, कहीं की खबर एक मैंने पढ़ी थी। तो नल वाली बात तो बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन सड़क कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, तो ये माना जाना चाहिए। जो हमने पॉजिटिव किया है। हाँ। अब पटना भी सिर्फ पुलों का जाल बन गया है, ये हो गया, तो ये अच्छी बातें हैं। बिल्कुल। तो हमको ये बताना चाहिए। लेकिन हम फिर घूम के आ जाते हैं कि वो जंगल राज बताने की वाली बात। जंगल राज। अरे उस काले दिनों को हम क्यों याद करें भाई। हम जो अच्छे दिन हैं उनकी बात करें। हमारे कितने एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, अभी चल रहा था नीट और इसकी परीक्षाओं का विवाद चल रहा था। कई यूनिवर्सिटी यहाँ है जिनका सालों साल सेशन पीछे चल रहा है। तो इस पे क्यों नहीं काम हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर ये शिक्षा पे काम नहीं हुआ तो ये तो आपके निगेटिव जा रहा है। लॉकडाउन के समय में हॉस्पिटलों की सच्चाई सामने आ गई। वो बिल्कुल आ गई कि हॉस्पिटल में लोग लाश पड़ी हुई है, तो व्यवस्था नहीं है, नर्स नहीं है, किट नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं थी। तो ये सारे मुद्दे बनने चाहिए। और सर इस बीच में एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, फिर हमेशा चुनाव के आसपास देखने को मिलता है, सौगात दी जाने वाली बात, कि बैक टू बैक सौगात दिए जाते हैं। अभी जो भी पेंडिंग पड़े हैं, बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, टूटने वाले हैं, टूट जाएंगे, लेकिन उनका उद्घाटन कर दिया जा रहा है या फिर शिलान्यास कर दिया जा रहा है। क्या इस ट्रेंड को अब युवा समझ गया है? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो आज कोसी में जो रेल महासेतु का उद्घाटन हुआ और ट्रेन चली वहाँ, तो इसमें प्रधानमंत्री का भी भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि 10 सालों में, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 10 साल, वो कह रहे थे कांग्रेस के रिजीम की बात कह रहे थे, यानी कि 2004 से लेकर 14 तक की बात, कि 10 सालों में उन्होंने नहीं किया, और अटल जी के समय वो बनना शुरू हुआ था और बीच में रुक गया। लेकिन ठीक है, अगर आप 10 सालों की बात करते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप 6 सालों में आपने क्यों नहीं किया उसको। क्योंकि आप जब 14 में आए तो ये 20 है, इस अवधि में भी तो उसको हो जाना चाहिए था। तो ये निश्चित रूप से बिहार चुनाव को देख करके ही, सामने रख करके ही ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सौगात, चुनावी सौगात के रूप में इसको लोग देख रहे हैं, बनिस्बत की इसको विकास के प्रति आपका कोई समर्पण दिख रहा हो इसमें। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है जी। और एक एपिसोड आपको सौगातों की असलियत पे भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर होगा इस पे भी,
कि आप सब आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो जो पिछले बार घोषणाएं थी उनकी असलियत देख लीजिए, कितने पूरे हुए हैं, फिर इसकी देख लीजिए। जी। तो इन सौगातों का, और मुझे लगता लेखा-जोखा है होना चाहिए। लेखा-जोखा होना चाहिए, और जो सुविधा जनता को उस महासेतु से मिलेगी वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन बहुत इसके मायने भी नहीं है। जी। जो दूसरी है योजनाएं कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। वैशाली का आज बड़े कई बार नाम आया प्रधानमंत्री जी के भी भाषण में। जी। वैशाली में बौद्ध स्तूप भी तो जाके देख आइए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ क्या है। जी। तो कुल मिलाकर अभी हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे कि इस बार पब्लिक का मूड गर्म क्यों है, नेताओं पर गुस्सा क्यों है। आप लाख घोषणाएं कर लें, लाख सौगात दे दें, लेकिन धरातल पर जो कमियां हैं उसे शायद बिहार की जनता इस बार समझ गई है। तभी तो नेताजी मैदान में जाते हैं, मंत्री जी जनता के बीच जाते हैं तो बैरंग वापस भी आते हैं, गालियां भी सुन रहे हैं, भगाए भी जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों की तरफ से इतना ही। अगले नए मुद्दे के साथ फिर हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे और इस पे कई बातों पे चर्चा करेंगे, कई बातें सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।